हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। और देखिए इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है इनको तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियो का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अच्छा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं तो ये जो मिशन योजना थी इसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389, याद रखिएगा, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, सी हो जाएगा, प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो देखिए, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ जो है ये अमेरिका में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने वर्ष 1788 में इसे अपनाया था और 1789 में जो है यह संविधान लागू हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है अपना प्यारा देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और यह लागू हुआ था कब? तो यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है सिफारिश किया था। और यहाँ पर द्विस्तरीय पूछा जा रहा है तो देखिए, द्विस्तरीय जो होगा इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। देखिए, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी। और इस समिति ने जिला परिषद और मंडल पंचायत से मिलकर के 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थागत संरचना की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? अच्छा, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कितनी भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है।
और टोटल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, तो 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। के द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान यहाँ पर देखिए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आपको पता है किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है, उस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना। और देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/6 सदस्यों का होगा। 1/12 सदस्यों का जो है ये किसके द्वारा चुने जाते हैं 1/12, तो ये सदस्य स्नातक शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य जो हैं विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 जो है यह राज्यपाल के द्वारा जो है, आपको पता है कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका संविधान की प्रस्तावना होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान होता है वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी में है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी। अच्छा, यहाँ पर अशोक की बात किया जा रहा है, मौर्य राजवंश का था, याद रखिएगा। और उस समय जो है अगर बात करें प्रांतों की संख्या, देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और प्रांतों को चक्र कहा जाता था, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और ये 5 प्रांत कौन थे? तो उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रांत, जिसको कि प्राची कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि किस प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो ये प्राची प्रांत थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, उसके बाद उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की राजधानी याद रखिएगा उज्जैनी, मैंने आपको बता दिया। उत्तरापथ का तक्षशिला, 5 पहले उंगली पर काउंट करिए। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो फ्रेंड्स, ये हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से मिला है और इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में क्या है? तो इसमें जो बौद्ध मठ थे उसमें रहने वाले भिक्षुओं या भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में केवल 2 जो दे रहा है यही सही दिया गया है। ठीक है, विनय पिटक में मैंने आपको बताया है कि इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी जो है नियम का वर्णन है, तो ये गलत हो गया। सुत्त पिटक में आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सही दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये दोनों जो है गलत दिए गए हैं, केवल 2 नंबर जो है सही दिया गया, इसीलिए केवल 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है आपको त्रिपक्षीय संघर्ष याद होगा, इसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश ने हिस्सा लिया था। ठीक है,
और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है यह आपका राष्ट्रकूट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव जो था, यह पहला राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बने जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया और दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो ये आपको भी पता है, मलिक जानी को नियुक्त किया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया था और मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है प्रथम सूबेदार बिहार का नियुक्त किया था। उसके बाद देखिएगा कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो देखिए ये शासक कौन था। ये मध्यकाल में कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन था। इसको जो है जैनुल आबिदीन को जो है इसकी अपनी उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीति के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इसी ने जो है जजिया कर को हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध किया था, जैनुल आबिदीन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ट्रैंकुअर में स्थापित किया था। ट्रैंकुअर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो था, तृतीय युद्ध, ये 1761 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। इसमें मराठी सेना का नेतृत्व सदाशिवराव कर रहा था। और प्रश्न पूछा गया कि उस समय मराठा पेशवा कौन थे। इसमें मराठाओं की हार हुई थी और उस समय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें सदस्य जो थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड बेवल इसमें से नहीं थे। उसके बाद देखिएगा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 में अंग्रेजी भाषा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर फ्रेंड्स जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बलदेव सहाय थे। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये बलदेव सहाय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। बटोहिया जो है यह रचना है रघुवीर नारायण की। रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है, जिसने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश भक्ति की भावना भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद देखिए भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो देखिए यह राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जो सीमा है पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और उत्तर पूर्व में चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो ये आपको भी पता है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार की बात करते हैं तो मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ी श्रेणी है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भुवन पहाड़ी नहीं होगा। भुवन पहाड़ी असम जिले के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है और यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल यह किसको पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है यह लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है ना। तो अंडमान को निकोबार से 8 डिग्री जो है यह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है, और बात करते हैं
पाक स्ट्रेट, तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची मिलान करना है। एक तरफ दोआब क्षेत्र है और दूसरी तरफ नदियाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा बिस्ट दोआब, तो ये ब्यास और सतलज के मध्य हो जाएगा, ब्यास और सतलज के मध्य, ठीक है। बारी दोआब की बात करते हैं तो रावी और ब्यास के मध्य हो जाएगा, रावी और ब्यास के मध्य, ठीक है, 2 नंबर। रचना दोआब की बात करते हैं तो यह रावी और चिनाब के मध्य है, रावी और चिनाब के मध्य। और चास दोआब चिनाब और झेलम के मध्य है। तो इसको आप मिलाइएगा 3, 2, 1 और 4, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए कावेरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? गरजा चालीसा जो है ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली एक शक्तिशाली पछुआ पवन है। और प्रचंड पचासा जो है ये 50 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य चलने वाली पछुआ पवन है। चीखता साठा भी पछुआ पवन है, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी पछुआ पवने हैं। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं, एक तरफ देश है दूसरी तरफ इनका राजधानी दिया गया, यहाँ पर राजधानी है, ठीक है ना। बताइएगा कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा ओमान की राजधानी जो है, अम्मान नहीं है, ओमान की राजधानी मस्कट है, मस्कट है, ठीक है ना। बाकी सारे सुमेलित है, साइप्रस, निकोसिया, कंबोडिया, न्योमपेन और सीरिया, दमिश्क, ठीक है ना। देखिए निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा समावेशित विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना, समग्रता के साथ विकास बहुआयामी अवधारणा है और इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहतर अवसरों की उपलब्धता है उसको परिलक्षित किया जाता है और इसके साथ गरीबी को कम भी किया जाना चाहिए। इसका यह सब प्रमुख आयाम है। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह शीर्ष संगठन जो है यह नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि नाफेड है। नाफेड का मैंने फुल फॉर्म बता भी दिया आपको, क्या बताया? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि है ये 1969 से 74 तक है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें और इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम, घटते क्रम में। तो देखिए तरलता के अनुसार परिसंपत्तियों का घटता हुआ क्रम जो है, इसमें से सबसे पहले आपका सर्वाधिक तरल, यानी कि इसमें से बात करते हैं तो आपका करेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका बैंकों के पास मांग हो जाएगा, बैंकों के पास मांग यानी कि 4, फिर 1। उसके बाद आपका हो जाएगा आपका बैंकों के पास बचत जमा, यानी कि दूसरा हो जाएगा 1 मिनट, वैसे बचत जमा यहाँ पर है, तीसरा हो जाएगा और फिर दूसरा हो जाएगा। तो 4, 1, 3, 2 ये बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। 4, 1, 3, 2 याद रखिएगा, 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं को सही क्रम है? जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। तो इसमें से अगर हम क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका हो जाएगा निम्नीकरण, ठीक है ना, न्यूडेशन। उसके बाद माइग्रेशन है, उसके बाद आपका स्थापन है, फिर प्रतिक्रिया है और फिर स्थिरीकरण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं ये क्रम दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो आपका निम्नीकरण, ये जो आपका जैविक अनुक्रम की प्रवस्था का क्रम जो है यह वैज्ञानिक जो है ओडम ने बताया है, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो आप इसमें से देख सकते हैं बिल्कुल तीनों हो जाएगा, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का विनाश। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। प्रहरी ऐप जो है यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस ऐप के माध्यम से एसएसबी के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और इसको ग्लोबल फायर पावर संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है। फोर्थ पोजीशन पर है इंडिया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, दस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। दस्तलिक जो है ये भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। अभी रिसेंटली जो है वज्र प्रहार का आयोजन किया गया है। वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसके नए अध्यक्ष बने हैं पीके श्रीवास्तव, यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है। तो इसमें से जो है टोटल 1540 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें वृद्धि हुई है। तो 1540 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 31वां दिया गया था मधु कांकरिया को और 32वां दिया गया है किसको, माधव हाना को। और इनकी रचना पचरंग, चोल, पहर, सखीरे, इसी के लिए इनको दिया गया था। पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण मैंने बताया था आपको 6 लोगों को, पद्म भूषण से 9 लोगों को और पद्मश्री से जो है 91 लोगों को जो है सम्मानित किया गया। इनको जोड़ दीजिए, टोटल देखिए 106 लोगों को जो है 2023 में पद्म अवार्ड दिया गया था। पद्मश्री 91, पद्म भूषण 9 और पद्म विभूषण 6 लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ठीक है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए पशु चिकित्सा और आयुर्वेद के थीम पर जो है इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया था। थीम क्या था इसका, तो याद रखिएगा विषय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। और हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है और अभी रिसेंटली वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था। WPL जो है इसका विनर जो रहा था मुंबई इंडियंस था और इसमें ऑरेंज कैप का खिताब जीता है किसने, तो फ्रेंड्स ये मैग लैनिंग ने जीता है। अच्छा पर्पल कैप पूछता तो हेली मैथ्यूज़ ने जीता है पर्पल कैप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक जो हैं अभय के हैं। अभय के राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पर देखिए MS धोनी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के याक चूरपी को GI टैग मिला है। तो याक चूरपी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। याक से दूध से तैयार होता है और देखिए इसको जो है GI टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा में। तो यहाँ पर आगरा राइट आंसर हो जाएगा, आगरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदी है। उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदी इसमें से कौन कौन सी है, तो ये आपका कोसी, बूढ़ी गंडक है, कमला है, घाघरा है, गंडक है, याद रखिएगा। और दक्षिण दिशा से आकर के कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, ये सब हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री की चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। जल में पूरी तरह से घुलनशील जो है इसमें से एलम है यानी कि फिटकरी है
और इसे वाटर प्यूरिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है जो जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त यानी कि डल दिखाई देने लगेगा। तो फ्रेंड्स यह शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, फलस्वरूप लोहा की कील अपनी चमक खो देता है और डल दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शीतल पेय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। ठीक है, मानव निर्मित फाइबर इसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए रासायनिक परिवर्तन का इसमें से एक उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से देखिए पानी में सोडियम गिरना। ठीक है, पानी में सोडियम गिरना। चलिए और भी है, लकड़ी का जलना भी होता है, दूध का खट्टा होना, भोजन का पचना, ये सब है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? अचुंबकीय हो जाता है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील? तो फ्रेंड्स यह हो जाता है निकेल। निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकेल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। प्रश्न है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? प्रोटॉन की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है, और यह आइसोटोप्स में होता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये आपका आइसोटोप हो जाएगा। क्लियर ना, समस्थानिक जिसको कहेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें से देखिए जे थॉमसन ने सबसे पहले 1897 में कैथोड किरणों की विशेषताओं का अध्ययन किया और प्रोटॉन की खोज किया था। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का अध्ययन करके परमाणु नाभिक की खोज किया था, और फिर 1913 में नील बोर ने परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका थॉमसन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर रदरफोर्ड और फिर बोर हो जाएगा। तो 2, 1, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए कोशिकाओं में गैसीय विनिमय, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण के द्वारा। विसरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समसूत्री यानी कि माइटोसिस विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या। देखिए एक असूत्री है, एमाइटोसिस जिसको कहा जाता है असूत्री, एक समसूत्री है और एक अर्धसूत्री है। तो देखिए ये जो आपका एमाइटोसिस है असूत्री होता है। असूत्री जो होता है यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर समसूत्री पूछा गया है। तो समसूत्री में जो है मातृ जो कोशिका है यानी कि पेरेंट सेल, यह विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिका बनाती है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अर्धसूत्री में 4 बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र का अर्थ क्या है? ओजोन क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन की सांद्रता में कमी। ठीक है ना, ओजोन की कमी के कारण हानिकारक यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचती है, जो मनुष्य की त्वचा में कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ओजोन की सांद्रता में कमी। कौन सा इसमें से प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन इसमें से वैसे ईंधन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक ईंधन वही है, जैसे कि प्राकृतिक गैस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है यह। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी है लेकिन हीट को यह ट्रैप करता है, जिससे क्या होता है विश्व के औसत तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा हार्मोन जो है पुरुषों में मुक्ष और दाढ़ी के विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? तो यह हार्मोन कौन सा है जो पुरुषों में मुछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी है? ये टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये मादा सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, स्पाइरोगायरा जो है ये थाइलोफाइटा समूह की एक प्रजाति है, ठीक है, जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो ये वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनेगी और चेहरे के आकार के बराबर बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो ये आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न, तो यहाँ पर उच्च राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पहले वाले सेशन में मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है। देखिए त्वरण की इकाई क्या है? एक्सेलरेशन चाल बटा समय होता है, तो चाल का आपका मीटर पर सेकंड होगा और इसका सेकंड होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? एक सामान्य मनुष्य के द्वारा, तो आपको पता है ना कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कहिए, ठीक है ना। ये जो इसके बीच की जो ध्वनि की परास है वो हमारी कान सुन सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर 4 दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? इसमें से देखिए W = mg होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर ग्रेविटेशनल बिल्कुल जीरो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो निश्चित रूप से आपका जो वस्तु का भार है वो भी तो शून्य हो जाएगा, या जीरो, तो ये भी जीरो, तो शून्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर कि मनुष्यों में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मनुष्य में अगर बात करते हैं तो 20 दांत जो है दोबारा विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो फ्रेंड्स यह मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से राइट आंसर हो जाएगा। इन 75 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।